जैसे सम्मन मामलों में केजरीवाल ने पालन नहीं किया, वैसे इसमें वारंट पालन में कोई विरोध अगर करे, इस क्वेश्चन में वारंट पालन के लिए गए हैं और उधर से विरोध लोग करें, क्योंकि वो दूसरा आदमी भी सम्मान का पालन जिसे कर रहा है, तो केजरीवाल ने पालन नहीं किया, फिर वारंट अगर गया, वारंट का रेसिस्ट करें, विरोध करें। तो जैसे सम्मान के वारंट के पालन का अगर कोई प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, पालन नहीं करता है, तो इसके बारे में बीएनएसएस में क्या प्रावधान या आईपीसी में क्या प्रावधान है। यानी वारंट का मतलब है कि पब्लिक नोटिस का पालन करिए, लोक सेवक की आज्ञा का पालन करिए। लोक सेवक की आज्ञा का अगर पालन नहीं, लिखिए, इसी में जोड़ दीजिए, इसी में यदि वारंट का कोई अगर वारंट का कोई यदि वारंट का कोई विरोध करता है, यदि वारंट का कोई विरोध करता है अर्थात पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है। तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है। उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है। अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ। इतना पोर्शन हम आईपीसी से निकाल के देखेंगे, उसमें होगा। अब गिरफ्तारी का वारंट एवं प्रारूप पर आइए। बैरेक्ट खोलिए, एक एक करके हम लिखाते चले जा रहे हैं आपको, छोटा छोटा। सेक्शन 72 है, यहीं से शुरू हो रहा है आपका सेक्शन 72। लिखिए, किसी व्यक्ति को एक सेकंड और जरा शुरू जाइए। अब वारंट के बारे में एक चीज और आपको बताना था, वो भूल गए। वारंट जो है ये करीब 3-4 प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के होते हैं। जैसे आप ले लीजिए, एक है बेलेबल वारंट, एक है नॉन बेलेबल वारंट, यानी एनबीडब्ल्यू बीडब्ल्यू, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट। ये दो वारंट आपके पास है। एक होता है सर्च वारंट, तलाशी वारंट। 3 तो मुझे याद आ रहा है इसमें तत्काल में। एक सर्च वारंट और एक और है, अभी याद आ जाएगा, बता देंगे। तो सर्च वारंट में क्या होता है, उसको लेकर के पुलिस जाती है और फिर किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को तलाश करके फिर न्यायालय में लाके हाजिर करती है, सर्च वारंट ले जा करके। और बेलेबल और नॉन बेलेबल में तो आपको दिक्कत नहीं है। सम्मन जारी करने के बाद पहले फिर बेलेबल वारंट जाता है, फिर नॉन बेलेबल वारंट जाता है। बेलेबल वारंट का फायदा ये है कि आपको बिना न्यायालय आए हुए भी जमानत वगैरह हो जाती है। नॉन बेलेबल में न्यायालय आना पड़ता है। तो लिखिए, जाने दो, इतनी गर्मी में डेथ वारंट छोड़ो। ब्लैक वारंट, डिस्ट्रेस वारंट, डेथ वारंट। तो आइए लिखिए, बीएनएसएस
BNSS 2023, BNSS 2023 2023। अनुसूची 2 शेड्यूल 2 प्रारूप संख्या 3 में, फॉर्म संख्या 3 में वारंट, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप दिया गया है। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप दिया गया है। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप दिया गया है। पैरा चेंज। गिरफ्तारी का वारंट लिखित रूप में होगा। गिरफ्तारी का वारंट लिखित रूप में होगा। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। न्यायालय की पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। साइन होगा पीठासीन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। और न्यायालय की मुहर यानी मुद्रा लगी होगी। न्यायालय की मुहर उस पर लगी होगी। जरा पढ़िए ब्रजेश, क्या लिखा? रिटेन में होगा। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। न्यायालय की सील उस पर लगी होगी। अब इसका ड्यूरेशन पे लिख देते हैं, कब तक जारी रहेगा ये। धारा 70 के दूसरे क्लाज में है। बेरेक में धारा 70 के दूसरे क्लाज में है। लिखिए, प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता। जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता। या जब तक निष्पादित नहीं कर दिया जाता। जब तक निष्पादित नहीं कर दिया जाता। तो अभी आपने 2 पॉइंट लिखा है। ए पॉइंट में कंटेंट्स ऑफ वारंट और दूसरे में ड्यूरेशन ऑफ वारंट। पहला वारंट की अंतर वस्तु और दूसरे में वारंट की अवधि। अपनी जानकारी के लिए बाएं साइड में लिख लेना, छोटा सा भी 2 भागों में बटा है। ये गिरफ्तारी का वारंट 2 भागों में बटा। ए भाग बना इसका कंटेंट्स, इसकी अंतर वस्तु, और बी इसका ड्यूरेशन। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। अब इसी में आपका इंटरव्यू भी रहेगा।
गिरफ्तारी का वारंट कब तक जारी रहता है? गिरफ्तारी का वारंट, इसका मतलब धारा 70(2) पूछ रहा है। 70(2) लिख लेना आगे। 72(2)? हाँ 72(2), पुराना 70 है, नया 72। ओल्ड वाला हम बोल गए, नया 72(2), नया 72(2) है। 72(2) लिख देना। पहले पार्ट में 72(1), दूसरे में 72(2). एक पार्ट आपका पूरा हुआ। क्या क्या इसमें? अनुसूची 2 प्रारूप 3, एक तो एक रह गया है, उसके बाद कंटेंट्स आया और उसके बाद इसका ड्यूरेशन आ गया। अब इसी ड्यूरेशन पर थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। ड्यूरेशन में कोई वारंट कब रद्द हो सकता है? रद्द का रीजन आपको पूछ रहा है, लेकिन वो तब पूछेगा जब आप कहें, आपसे पूछा क्या कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट बोल गया, मान लीजिए आपका LLB 2020 का है, आप 25 में इंटरव्यू दे रहे हो, पूछेगा क्या कर रहे थे, तो आप बोले प्रैक्टिस। जाते आते रहते हैं, ऐसे बोल देते हैं ना लोग, जाते आते रहते हैं। तो गिरफ्तारी का वारंट जो है वो या तो निष्पादित होगा या तो रद्द होगा। रद्द होने का कोई रीजन बता दीजिए, रद्द कब होता है? कोई रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा। कोई रीजन याद आ रहा है? बहुत सस्ता उत्तर। कितना सस्ता उत्तर, कहां दिमाग कितना बड़ा लगा रहे? सरेंडर ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हो जाए। और कोई? एक तो ये हो गया, गिरफ्तारी का वारंट है, वो अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हो गया। डेथ ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, वो व्यक्ति मर जाए। कहां मर जाए? इनकाउंटर में मर जाए, कोरोना में मर जाए, इनकाउंटर में मर जाए, कहीं भी अगर एक्सपायर हो गए तो आप क्या करेंगे? किसी को थोड़े पकड़ के ला देंगे। तो दूसरा है, जैसे एक्यूज्ड पर्सन मर जाए या एक्यूज्ड पर्सन सरेंडर कर दे, ये दो कारण ये हो गया। दूसरा कारण, तीसरा, उस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं। जो नाम पता गांव लिखाएगा उस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं, झूठे पता ऐसे लिखा दिया गया वगैरह। कोई ना एक कारण आपको बताना पड़ेगा, और सबसे सुटेबल आंसर सरेंडर वाला। सरेंडर यहां क्यों सुटेबल आंसर है? एक वर्ड आपको पढ़ाएगा तो भारतीय संविधान में इनफ्रक्चुअस, निष्फल लेख। जैसे आपने हाई कोर्ट में एक रिट डाली, हैबियस कार्पस हमें लाया जाए, जैसे एक पुरुष है हाई कोर्ट में डालता है कि मेरे पिता को पता लगाकर मेरे यहाँ लाया जाए, हम हाजिर कराया जाए न्यायालय में, हमारे पिता गायब हैं 2-3 दिन से। अब पिता अब तक कहीं नहीं जाते हैं, नाराज होते हैं तो बेटी के यहाँ भाग जाते हैं, या बेटी लेके चली जाती है वसीयत कराने के लिए, तो भाग कर वहीं वो चले गए। जब पता चला कि न्यायालय में ये सब पड़ा, बुढ़ा खुद आगे न्यायालय में हाजिर हो गया। अब हाइबियस कार्पस जारी ही नहीं होगी, अब अगर जारी भी हो गई तो रद्द हो जाएगी, क्योंकि जारी अगर करेंगे तो उसको कहा जाता है इनफ्रक्चुअस। जैसे जो वारंट जारी किया गया है, जारी करने के अगले ही दिन व्यक्ति हाजिर हो गया तो वो वारंट इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। क्या होगा? कहीं पालन नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ? इनफ्रक्चुअस मतलब वापस रद्द हो जाएगा। भाई वो निकला हुआ तुरंत का बाण है, निकला इधर चारों तरफ घूम रहा, जिसका नाम उस पर लिखा हो मिल ही नहीं रहा, तो घूम घाम वापस आकर उसी में बैठ जाएगा। फिर चलिए प्रभु राम, दूसरे पे मारिए हमें। तो वही है ये वारंट, यही है जिसके गिरफ्तारी के लिए गया, चारों तरफ घूमा घूमा ऐसे वैसे सांप की तरह, और घूम के वाके आके उन्हीं के पास वापस चला गया। यही है वारंट आपका। एक और बड़ी मजेदार बात है यहाँ पे, ये संबंध नहीं है कि ये प्रतिस्थापित तमिल हो जाएगा।
कभी मत कहना कि वारंट की प्रतिस्थापित तामील होती है, सॉरी वारंट की, सम्मन की प्रतिस्थापित तामील होती है, वारंट की नहीं, वरना हंसी के पात्र बन जाओगे। ये अंतर दोनों का है। सम्मन और वारंट में फर्क क्या होता है? सम्मन जब होगा उसकी प्रतिस्थापित तामील है, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस होती है। वारंट की सब्स्टिट्यूटेड नहीं होती है। वो पुलिस डंडा लेके खोद खोद के पता लगाए कहां है बेटा तू, निकल वारंट लेके मैं खड़ा हुआ हूं। नो सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ वारंट एक्सेप्ट सम्मन। तो वारंट में पुलिस 7 तल नीचे से खोद करके ले आएगी, या तो लाएगी या तो वहीं झांसी में सुला देगी, मतलब इनकाउंटर, या तो लाएगी या तो वहीं गायबे कर देगी वो। और जिस मामले में पुलिस इंटरेस्ट नहीं लेती वो कभी नहीं कुछ करती है, और इंटरेस्ट लेती है तो करती है। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमने पढ़ी, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए है। तो ये पॉइंट आपका है, वारंट का प्रारूप एवं अवधि, ये पोर्शन आपका पूरा हुआ। यही है रिकॉल ऑफ वारंट भी, सुनते हैं व्यवहार में, रिकॉल ऑफ वारंट। वारंट का रिकॉल हो गया। जैसे वारंट का रिकॉल हम आपको प्रैक्टिकली भी बता दें, जैसे मान लीजिए आपके भाई पंजाब में कमा रहे हैं, कलकत्ता में कमा रहे हैं, दिल्ली, बंबई, इवन सऊदी अरब में कमा रहे हैं, और न्यायालय से एक एनबीडब्ल्यू हो गया, क्योंकि लगातार कम से कम 40 बार उनके गया, 40 बार वारंट का पालन नहीं हुआ, वो न्यायालय में आए नहीं आए, तब एक ये एनबीडब्ल्यू जारी किया गया। अब एनबीडब्ल्यू जब जाएगा तो उनको सूचित किया जाएगा अब तुम्हारी खैर नहीं, अब जाके हाजिर हो जाओ। नॉन अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वारंट इशू फॉर द अपीयरेंस ऑफ द दैट एक्यूज्ड पर्सन। अब क्या होगा? अब स्पष्ट है, अगर किसी की आज्ञा का पालन नहीं होगा तो फिर गुस्से में होगा। नहीं होगा गुस्से में? देखा है नहीं कभी गुस्से में आपने? विनय न मानति जलधिजड़, तो कितना गुस्से में थे जब समुद्र निकल करके आया। तो ये न्यायालय की वही स्थिति है, पहले तो मनाता है सम्मन के माध्यम से, सम्मन के माध्यम से, उसके बाद अपना विकराल रूप उठाता है वारंट। और उसमें जब वह व्यक्ति आता है, वो आता ही नहीं, आपको बता दे, डर के मारे वो भाग जाता है हाई कोर्ट 482 में, हाई कोर्ट में 482 में जाता, त्राहिमाम त्राहिमाम, वहां कहता है साहब हमें एक दिन का मौका दे दीजिए, हम हाजिर हो जाएंगे, हमें जेल ना भेजा जाए, हम जमानत करा लेंगे। तो 482 में वो ऐसा कर देता है तो जमानत करा लेता है, तो सीजीएम साहब चुप, बकरी बन जाते हैं। और डायरेक्ट सीजीएम की यहां अगर आता है, साहब हम आ गए, हम आ गए, पेशकार साहब जेल वारंट बना के इसको भेजो, नहीं जेल वारंट बनाओ, नहीं भेजो, जेल वारंट बना के नहीं भेजते हैं, और बोलेगा साहब जैसी आपकी मर्जी, जो आप कहेंगे हम सब तैयार हैं। नहीं, जेल वारंट बनाओ और इसको जेल भेज दो। लेकिन वही जेल वारंट नहीं बनेगा अगर पेशकार साहब का पैरवेर छू करके आया, तो पेशकार साहब बेल वारंट की बजाय उसका जमानत वहीं करा देंगे, और फिर वारंट एग्जीक्यूटेड बेकार हो जाएगा, वहीं पर जमानत करा के फिर अपना पंजाब भाग जाएगा जा करके। तो व्यवहार में इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि वारंट का पालन अगर हो जाए, गिरफ्तार हो जाए, अगर पालन नहीं हो पाता है तब क्या होगा? फिर ये गिरफ्तारी का वारंट वापस आ जाता है। इसी को कहते हैं रिकॉल ऑफ वारंट। रिकॉल ऑफ वारंट की बात कभी कभी आती है, इसका प्रावधान नहीं, यही है वही प्रावधान और कुछ नहीं। अब अगला लिखिए, पैरा चेंज करिए। यदि कोई व्यक्ति वारंट का
यदि कोई व्यक्ति वारंट का पालन जानबूझ करके नहीं करता है यह दंडनीय अपराध है। यह दंडनीय अपराध है। जिस व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट है, डायरेक्टेड, जिस व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट है, डायरेक्टेड, उसे इसका निष्पादन करना चाहिए। उसे इसका निष्पादन करना चाहिए। अब जरा अपने बेयर एक्ट पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 73। न्यायालय अगर ज्यादा नहीं नाराज है, थोड़ा कम नाराज है, तो फिर 73 वाली स्थिति पैदा हो जाएगी और कहेगा कि जो भी लोग आप वहां पर उसको पकड़िएगा, अरेस्ट करिएगा, आप उसको छोड़ दीजिएगा। 73 में बात है ना, प्रतिभूत लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। वहां न्यायालय कह रहा आप उनको छोड़ दीजिएगा, बहुत ज्यादा खतरनाक अपराध नहीं है, आप छोड़ दीजिएगा, बहुत हार्ड क्रिमिनल नहीं, छोड़ दीजिएगा। आप देखिए इसमें क्या है, प्रतिभूत लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति, यानी सिक्योरिटी उसको भरवा करके आप छोड़ दीजिएगा। अब इसमें देखिए क्या है, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि, क्या निर्देश दे रहा है न्यायालय, यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक अपने हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित कर दे। अंडरलाइन करना, पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित कर दे, यानी न्यायालय में आने जाने के लिए वह अपनी सिक्योरिटी दे रहा है, साहब जब भी आप बुलाएंगे हम आएंगे। If such person execute a bail bond with sufficient surety for his attendance before the court, अंग्रेजी में इतना है ये, if such person execute a bail bond with sufficient surety for his attendance before the court, तब क्या होगा, फिर आगे देखिए, तो वह अधिकारी, अधिकारी मतलब जो अरेस्ट करने गया है, जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है, ऐसी प्रतिभूति लेगा, डायरेक्टेड शैल टेक सच सिक्योरिटी, और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। देखिए छोड़ रहा है, अभिरक्षा से छोड़ देगा। इंग्लिश में लिखा शैल रिलीज सच पर्सन फ्रॉम कस्टडी। यही हो गया आपका बैलेबल वारंट, एक तरीके का, यही बैलेबल वारंट, जमानती वारंट हो गया, उसको जमानत पर आप छोड़ दीजिए। आप देखिए अंग्रेजी में शब्द आया ना, बेल शब्द आया है, ऊपर से तीसरी लाइन में आया ना, इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट ये बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड लिखा है देखिए तीसरे में। तो अगर ये सब यह बात भरने के लिए तैयार है, हमें साहब छोड़ दीजिए, जब भी आप हमसे कहेंगे हम तुरंत हाजिर होंगे, हम आते रहेंगे, जब आप कहेंगे तब हम आते रहेंगे। तो फिर क्या करेगा वो, शैल टेक सच सिक्योरिटी एंड शैल रिलीज सच पर्सन फ्रॉम कस्टडी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यही है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जैसे जमानती वारंट है,
तो उसको आप छोड़ दीजिए। इसमें लिख रहा है तो लोग चाहते हैं वारंट जमानती ही हो, यही जमानती वारंट हो गया, उसको छोड़ देंगे वहां पे। फिर से पढ़ लीजिए। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा, यानी वारंट पर ही इंडोर्समेंट कर दिया है, स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष निर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है, तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। अंतिम लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। अवेलेबल वारंट में जमानत हो गई। आप प्रैक्टिस में देख लीजिए, आपने कंटिया मारा है अपने कमरे पे, असली लाइट को हटा के कंटिया लगा के एसी चला रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा बिजली आएगी। 1 बजे रात को धर लिए गए, आपने बताया दिस इज माई कार्ड, बार काउंसिल ऑफ न्याय मार्ग, यही तो कहते हैं लोग। जब हेलमेट वेलमेट नहीं लगाए रहते तो वही कार्ड अपना निकाल के दिखाते हैं। या कॉलेज वाला कार्ड, आई एम फ्रॉम द संपूर्णानंद BHU वगैरह यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो आपको छोड़ दिया, चलिए भाई साहब अपने बिरादरी का आदमी हो, लेकिन सब कुछ लिख के लेके चला गया। फिर 1-2 महीने बाद आपके पास एक वारंट पुलिस लेके आई, फिर आपने यही सब भरा और भर के फिर दे दिया, जमानत आपके कमरे पे हो गई। क्योंकि बिजली का मामला इसमें हार्ड क्रिमिनल बहुत नहीं है, जब तक वो सारे लोग फैक्ट्री वैक्ट्री वाले हो, करोड़ों का बकाया हो, उसमें तो फिर ओबेराय वाली बात होगी, राष्ट्रीय सहारा वाली, बिना पकड़े देंगे नहीं। ये आपको याद हो गया। अब देखिए उसमें लिखा क्या जाता है, आगे देखिए, प्रतिभुओं की संख्या, ये हो गया प्रतिभुओं की संख्या, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, कितने गवाह वगैरह उसमें हैं, वह रकम भी लिखी जाएगी। अगर मैं नहीं आया तो मेरा 10,000 का कुत्ता जब्त कर लिया जाए, 10,000 की गाड़ी जब्त कर लिया जाए। वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है, जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, बंध पत्र न्यायालय के पास भेज देगा। यानी जो बांड भरवाया है वो जज साहब के पास भेज देगा, लीजिए साहब इन्होंने बांड भर दिया है, वहां पर भेज दिया जाएगा। अब आपने बैरेक 484 खोलिए जरा सा, इसी के संदर्भ में है 484। बंध पत्र पर इस चैप्टर के नियम लागू होंगे, बेल वाले चैप्टर के नियम लागू होंगे। 484 अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देरा, जो बॉन्ड भरा जाएगा उस पर नियम बेल वाले चैप्टर के लागू होंगे। अब तो इस चैप्टर का नाम, चैप्टर भी बदल गया, 33 के बजाय 35 हो गया, धारा भी बदल गई, 440 थी 484 हो गई अभी। 35 पहले 33 थी। जो बॉन्ड वहां पर जज साहब भरवाएंगे, रकम जो भरवाएंगे, यहां देखिए शब्द लिखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव।
ये लाइन ध्यान रखना बहुत। आपने बी का पेन चुराया, ए ने बी का पेन चुराया, पेन ज्यादा ज्यादा 150 रुपए का, और उसमें अगर बॉन्ड आपका 2000 भरवा दिया जाए तो उससे अच्छा भैया 1000 रुपये पेन का ले लो, तुम 500 रुपया ले लो, क्योंकि चूक होने पर 2000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन ये पेन वो वाली है जो मोदी लगाते हैं, 65-70 हजार वाली, तब तो ज्यादा आपको भरवाना पड़ेगा। तो जितना रकम हो बॉन्ड की वह समय और परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए, और अगर ज्यादा है तो धारा 2 में देखिए पीटी का सवाल, कौन घटाएगा? ये है पीटी का सवाल। अगर रकम ज्यादा बॉन्ड में भर दिया गया है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं सेशन जज या हाई कोर्ट में, देखो इसमें आ गया ना पुलिस अधिकारी सब, पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित जमानत घटाई जाए। हम लोग पुलिस अधिकारी वाला पढ़ रहे हैं पीछे, पुलिस अधिकारी ही छोड़ा है पीछे वो। अभी जो छोड़ने वाली बात आई है 73 वाली, ये पुलिस अधिकारी छोड़ रहा है 73 वाला। और यहां पुलिस अधिकारी देखिए आ गया, पुलिस अधिकारी छोड़ेगा जब और जमानत राशि ज्यादा भर देगा तो आप उसको घटवा सकते हैं। यह घटवाने का जो एप्लीकेशन दिया जाता है यह रिवीजन नहीं है ना अपील है, ये दोनों ना रिवीजन है ना अपील है। कुछ समझ में आया? तो 73 क्या है? किसी व्यक्ति को वारंट के अधीन गिरफ्तार करने पर पुलिस अधिकारी क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। एक प्रक्रिया ये है, अभी और प्रक्रिया अलग पढ़ेंगे। अभी पहले तो ये प्रक्रिया बताइए, जब किसी को वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाए तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो आप कहेंगे, आपने सुना है ना कि पुलिस भी जमानत दे सकती है, यही तो है, यही दे रही है जमानत। नीचे लिखा नहीं है कि शैल रिलीज सच पर्सन फ्रॉम कस्टडी, पुलिस यही जमानत दे रही। देखिए लेकिन ध्यान दीजिए, पुलिस जल्दी छोड़ती उड़ती नहीं है। अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि जज साहब ये ना समझ ले पैसा लेके छोड़ दिया है, इसलिए जल्दी छोड़ती नहीं है। आप अंसाल उठाइएगा सिविल जज का, उसमें पूछा गया एक साल 323 के मुकदमे में पुलिस अधिकारी थाने से जमानत नहीं देता है, क्या पुलिस अधिकारी का कार्य सही विधिपूर्ण है? 323 माने जमानती अपराध, चाहे तो दे दे, लेकिन वो नहीं देता है, बल्कि अभियुक्त को चालान करके मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है। ऐसे प्रश्न है, निम्नलिखित मामलों में बताइए क्या पारित आदेश विधिपूर्ण है? जैसे एक प्रश्न यही है, किसी जमानती मामले में पुलिस अधिकारी जमानत देने से ना मना करते हुए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है। दूसरा, किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी 6 दिन के लिए रिमांड पर दे देता है या 14 दिन के लिए रिमांड दे देता है, ऐसे करके 3-4 प्रश्न पूछते हैं। आगे लिखिए, ये 73 वाला समझ में आया? देखिए जहां भी ना आवे समझ में, आप उठकर खड़े होकर के बेंच पे चढ़कर हमसे पूछ लीजिए, लेकिन पूछ लीजिए, नहीं तो ये बड़ी परेशानी आपको करेगा। क्योंकि वकालत आप कर जरूर नहीं रहे हैं, लेकिन उम्र जब बढ़ेगी तो वकालत बताएंगे। जब क्वालिफाई होते हैं बच्चे, वो आते हैं सीखने के लिए, तो उनको यही पढ़ाया जाता है क्लास में। तो अगर वकालत आप बताएंगे तो ये बड़ा काम कर जाएगा, यही सब काम कर जाएगा। झूठा बोल के काम तो चलेगा नहीं कि हम बस सीनियर के पीछे पीछे इसे टहलते रहते हैं, तो कहेंगे तो फिर अब बंद कर दो टहलना, अर्थात खुद भी कुछ करो। या सीनियर की ब्रीफिंग करते हैं, सीनियर जो बोलते हैं वही लाइन हम लिखते हैं, तो सीनियर पे डिपेंड ना रहो, आप भी कुछ सीखिए।
तो ये है आपका, इस लाइन से पता चल जाएगा कि आपको जानकारी है। फिर से समझिए इस चीज को। जब वारंट के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठेगी कि आगे क्या करेगी। यहां पर आप देखेंगे कि जो अपराध वह किया गया है, वह अपराध अगर खतरनाक है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 3 साल से ज्यादा का कारावास है, तब तो वह हाथ नहीं लगाएगा उसको। चल बेटा, अब्बा जान समझे हमारे बस का नहीं है, वही ले जा। यद्यपि उसको भी वो जमानत दे सकते हैं, लेकिन फिर वही समस्या फंसती है। बोरा भर पैसा ले लिए, शंका हो जाएगी साहब को। इसी चक्कर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तमाम जमानतें खारिज हो जाती हैं। ये लोग देते ही नहीं, जाओ हाई कोर्ट कौन बवाल ले, खारिज खारिज खारिज। पुलिस वाले कहां से देंगे जब सेशन जज नहीं देता है। बहुत सारी बेलें हो जाती, जैसे सबसे अच्छी बेल इन्हीं की थी, हो जाती आनंदगिरी की, फिट केस फॉर बेल। लेकिन मामला पॉलिटिकल फंस गया, क्योंकि कंप्लीटली डाउट क्वेश्चन है, बेल तो होनी चाहिए थी। जमानत राशि होती क्या है, देखिए। एक तो यह है, ए ने बी की कलम ले ली, जैसे 2 बच्चे लिख रहे हैं और एक बच्चे की कलम में स्याही खत्म हो गई, इसकी पेन उठा के ले लिया, लिख रहा है। दिस इज थेफ्ट, ये तो चोरी है, क्योंकि इनकी अनुमति नहीं लिए। दूसरा, और इनको इस अपराध में पकड़ा गया। आप कहें क्यों पकड़ा जाएगा, क्योंकि चोरी संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय में बिना वारंट गिरफ्तारी होगी, फिर ये पकड़े जाएंगे। और चारों तरफ से भैया क्या हुआ, बटरफ्लो पेन चुराए। अरे यार 10 रुपए एक पेन के लिए, अबे नहीं समझ किन परिस्थितियों में लिया है उसको, आप बटरफ्लो चुराए, उसके लिए जेल जा रहे हैं। दूसरा आदमी क्या है, दूसरा आदमी पकड़ा गया कछार से 2 ड्रम भरे भरे दारू के लिए, वो महुए की दारू बना रहा, उसमें वो पकड़ा गया। जो ये आदमी पकड़ा गया और ये भी पकड़े गए, जब इनको छोड़ा जाएगा, जो इनको छोड़ा जाएगा, तो ये जब अपना बॉन्ड भरेंगे, इनके बॉन्ड में रकम ज्यादा भरी जाएगी उसमें, क्योंकि इनका अपराध दूसरा है और इनके अपराध का नेचर दूसरा है। इनमें बॉन्ड कम भरा जाएगा, जैसे 1000-2000 भरेंगे, अगर मैं न्यायालय द्वारा नियत तारीख पर नहीं आया तो मेरा 5000 की एफडी जब्त कर लिया जाए। और इनका मामला लाखों का हो सकता है, 50,000 का हो सकता है, क्योंकि दारूबाज हैं तो निश्चित पैसा कमाते रहते हैं लोग। तो यहां पर दूसरा बॉन्ड भरा जाएगा, हैबिचुअल ऑफेंडर से दूसरा बॉन्ड भरा जाएगा। तो इनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसे हैवी अमाउंट भरवाया जाएगा। सपोज आप नकल अध्यादेश में पकड़े गए, एलएलबी में नकल अध्यादेश में आप पकड़ लिए गए, तो आपसे बॉन्ड 1 लाख 2 लाख थोड़े भरवाया जाएगा, आपसे 10,000 5,000 भरवा दिया जाएगा। ये हम भरते हैं, अगर सुनवाई पर नहीं आए तो मेरा यह जब्त हो जाए। ये है, उसमें भरा जाता है, बॉन्ड भरे, पैसा भरवाया जाता है, और कि इतना रुपया मेरा जब्त हो जाए। इसको समझने के लिए ज्यादा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 74 पढ़ लेना, 74, उसका अपवाद या एक्सप्लेनेशन उसमें देख लेना, उसमें लिखा है। और वह सीआरपीसी बनने के पहले का है, जिसमें था लिक्विडेटेड डैमेज और एक में है अनलिक्विडेटेड डैमेज। 73 में अनलिक्विडेटेड डैमेज, वहां है लिक्विडेटेड डैमेज, वहां है परिनिर्धारित नुकसान। जैसे 2 व्यक्ति में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट भंग होने पर कितनी नुकसानी दिया जाए, 74 कहता है उतनी दिया जाए जितना उसमें लिखा गया है, उससे कम कोई रकम होगी। लेकिन अगर बेल बॉन्ड होगा तो पूरी की पूरी रकम देनी पड़ेगी, उससे कम बेल में नहीं काम चलेगा। बेल बॉन्ड इसका अपवाद है 74 का। 74 में लिखा गया है कि अगर 2 व्यक्तियों में कोई एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट में कोई राशि लिखी गई है
और वह राशि बहुत हाई है तो उससे कम कोई राशि न्यायालय दिलाएगा। लेकिन बेल बॉन्ड भरा है तो जितना भरा है उतना दिलाया जाएगा, चाहे ज्यादा भराया गया हो। क्यों? क्योंकि ज्यादा को कम कराने का प्रावधान 484 में था, आप कम करा लिए होते। 73 में यही समझना, बॉन्ड भर करके वो जज साहब को भेज देगा और जज साहब उसको फाइल में लगा लेंगे। अच्छा, तुम आने के लिए बोले थे और नहीं आ रहे हो, उसमें फाइल में देखेंगे आने के लिए बोले हो, नहीं आ रहे हो, ठीक है हम सही करते हैं तुम्हें। और फिर क्या जारी कर देगा? अवेलेबल वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट। चलिए ये हो गया। हेडिंग डालिए अगला, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। अगली हेडिंग आपकी, क्वेश्चन वही चल रहा, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। वारंट टू होम डायरेक्टेड, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे यानी किसको निष्पादन के लिए दिए जाएंगे। वारंट किसको निष्पादन के लिए दिए जाएंगे। वारंट किसको निष्पादन के लिए दिए जाएंगे। लिखिए, वारंट सामान्यतः पुलिस अधिकारी को निष्पादन के लिए दिए जाएंगे। वारंट सामान्यतः पुलिस अधिकारी को निष्पादन के लिए दिए जाएंगे। वारंट सामान्यतः पुलिस अधिकारी को निष्पादन के लिए दिए जाएंगे। यदि पुलिस अधिकारी तुरंत नहीं मिलता है, यदि पुलिस अधिकारी तुरंत नहीं मिलता है तो ऐसा वारंट किसी अन्य व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। ऐसा वारंट निष्पादन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। ऐसा वारंट निष्पादन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या लिखाई गई है? इस लाइन में महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण प्री का सवाल बन गया ये, क्योंकि ज्यादातर आप समझेंगे वारंट सदैव पुलिस ही पाएगी, इसमें प्राइवेट व्यक्ति भी पा रहा। देखिए, तो वारंट डायरेक्टेड टू ए पॉइंट पुलिस ऑफिसर, बी पॉइंट अगर तुरंत निष्पादन करना हो तो कोई अन्य व्यक्ति, तीसरा ए एम बी दोनों सही। इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोई चीज इंपॉर्टेंट कब होती है? जब एक बार परीक्षा में गलत हो जाती है, तब आपको लगेगा अगली में जरा ध्यान दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि वारंट पुलिस को तो दिया ही जाता है, किसी अन्य व्यक्ति को भी दिया जाता है, आप ले जाकर के इसको निष्पादन कर लें। इसमें शब्द देखिए, इमीडिएट एग्जीक्यूशन, अंडरलाइन, अंग्रेजी में इमीडिएट एग्जीक्यूशन शब्द है। इफ इट्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी, अर्थात तुरंत निष्पादन जरूरी है, और पुलिस वाले लगे हुए हैं इलेक्शन में। ये हो गया इसका उदाहरण। ब्रैकेट में धारा 74, देखिए आप हिंदी में जरूर मीडियम में पढ़ रहे हो ना, लेकिन जहां मौका मिले इंग्लिश में भी टिक आप लगा लिया करिए। आप मत सोचिए हमारे लिए नहीं कहा जा रहा, दाएं बाएं देखें। अब सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि हिंदी अंग्रेजी का भी तो 100 नंबर का होगा, उधर 200 नंबर उधर भी तो रहेगा। आप आइए अगला, पैरा चेंज करिए। लिखिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, सीजीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, सीजीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, निम्नलिखित लोगों को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को वारंट दे सकते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को वारंट दे सकते हैं। सीजीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को वारंट दे सकते हैं। पहला लिखिए, सिद्ध दोष अपराधी, कन्विक्टेड पर्सन जो निकल कर भाग गया हो। कन्विक्टेड पर्सन, सिद्ध दोष अपराधी जो निकल कर भाग गया हो। सिद्ध दोष अपराधी जो निकल कर भाग गया हो। अंग्रेजी में देखिए लिखा है, इसी का है एस्केप्ड कन्विक्ट। एस्केप्ड कन्विक्ट अगर अच्छा से भाग गया हो। अब सीजीएम साहब किसी को सजा दिए, यहां से नैनी ले जा रहे हैं, नैनी ले जा रहे हैं, और रास्ते में जो सिद्ध दोष है पुलिस वालों से थोड़ा सा बातचीत में घुल मिल गया। तो भाई साहब जरा 2 मिनट खोल देते, हम 1 रुपया जमुना जी में डालना चाहते हैं ताकि जमुना माता हमें छुड़ा ले। पुलिस वाले उसके झांसे में आ गए, वो कूद गए जमुना जी में, और फिर अंदर जा करके अराइल में निकल गाड़ी करके भाग गया मिर्जापुर। देवी जी अब संभालो 1 रुपया से, ये नहीं भाग गया धीरे से, वहीं से कूदा पानी में, अंदर भाग लिया। यही है सिद्ध दोष वाला। अपराधी ऑलराउंडर होते हैं, ये इसी को सिद्ध दोष अपराधी है। अब रक्षा से भाग गया है, अब इसको अरेस्ट करने के लिए आप वारंट किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। दूसरा लिखिएगा, उद्घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। उद्घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। उद्घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगला, कोई ऐसा व्यक्ति जो अजमानती अपराध का अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अजमानती अपराध का अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है। नॉन अवेलेबल वारंट का, नॉन अवेलेबल वारंट अजमानती अपराध, अजमानती अपराध का अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है। 3 हुआ। अब देखो, यही तुम्हारा बन गया प्री का सवाल। निम्नलिखित किन मामलों में सीजीएम वारंट को किसी व्यक्ति को दे सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को। ये उत्तर है ऑल ऑफ एबव। 3 हुआ ना, तो ऑल ऑफ एबव बन जाएगा। ये 3 पॉइंट है इसमें, कन्विक्टेड पर्सन, उद्घोषित अपराधी, नॉन अवेलेबल वारंट का अपराधी। आपको जहां भी ना समझ में आए, पहले तो बगल वाले मित्र से पूछिए, आपके बगल कोई बैठा हो, और फिर हमसे पूछ लीजिए। सीजीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को यह पावर दी गई है कि 3 व्यक्तियों के बारे में
आप किसी भी व्यक्ति को वारंट दे दीजिए। बाकी समझ विवेक, इसमें साफ साफ प्रोसीजर लिखा है, इनमें आप किसी व्यक्ति को वारंट दे दीजिए। आप जानते हैं क्यों? इसका रीजन ऊपर है, जो ऊपर है इमीडिएट एग्जीक्यूशन, 74 में है लिखा है, इसमें तत्काल आपको निष्पादित कराना है, इमीडिएट। चौथे स्थान पर कोई और नाम लिख देगा और कहेगा निम्नलिखित में से क्या असत्य है। सत्य सत्य में उलझ गए थे ना यहीं पे सब। अर्थात सीजीएम द्वारा किसी व्यक्ति को वारंट दिया जा सकता गिरफ्तार करने के बारे में, इस संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। जो चौथा लिखा रहेगा वही असत्य हो जाएगा, 3 में तो होगा ही होगा। इन सब बुद्धिमानी से आप काम करेंगे तो आप हारेंगे, ज्यादा हल्के में ले लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट पुलिस के अलावा अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, तो चौथा उस पर लिखा रहेगा नकल अध्यादेश में पकड़ा गया व्यक्ति। उदाहरण में ले लीजिए, इनको नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। आगे फिर ये इसमें डाल दीजिए धारा 75(1) 75(1) ब्रैकेट में 75 तो है, 75 सब प्लस 1। अब जरा सा बेरेज में तीसरा पॉइंट पढ़िए, निधि तीसरा। वारंट जारी किया गया है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब उन्हें वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाए। ये पॉइंट मिल गया आपका, निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले किया जाए, क्योंकि अन्य व्यक्ति ने अरेस्ट किया है, तब पुलिस को ले जाकर समझेगा भैया बड़ी मुश्किल से पकड़े, आप इसको लीजिए। जैसे वहां से वहां पर वो भाग करके नदी के भीतर घुस गया, अब अंदर से मोबाइल से खड़ाक सूचना सारे थानों पर चली जाएगी। आप सुनते नहीं वायरलेस वाली सूचना, सारे थानों पे सूचना चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। यहाँ से एक वारंट मान लीजिए एक प्राइवेट व्यक्ति को दिया और कहा गया कि ये जमुना जी में है गया है, तो जमुना जी मतलब इधर जा सकता है उधर जा सकता है, वैसे कठिन काम है, किधर गया पता नहीं, क्योंकि एक सुरंग यहाँ से आगरा भी गई सुने हैं, इलाहाबाद से अंदर अंदर ही आगरा भी गई है उस समय की। अब वो सही है कि गलत क्या, कहीं उसमें घूम गया तो आगरा चला जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से प्राइवेट व्यक्ति को दिया गया, प्राइवेट व्यक्ति जा करके अरेल वगैरह में कहीं धर लिया, उसको पकड़ के लिया और पकड़ के ले आ रहा है, तो कर क्या रहा है, वो तीसरा पॉइंट अब कर रहा है। वो तीसरे पॉइंट में क्या कर रहा है, वहां से पकड़ करके लाया और इलाहाबाद पुलिस चौकी को दे दिया, इलाहाबाद पुलिस चौकी या कर्नल पुलिस चौकी पर दे दिया, भाई साहब आप उसको पकड़िए, हमारा एग्जाम हम चलते हैं, कल सुबह परीक्षा हमारी है, आप ले लीजिए। अब देखिए फिर क्या होगा, आगे देखिए, हवाले कर दिया जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया, पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया। अब पुलिस अधिकारी क्या करेगा, अब 73 वाला ऑलरेडी आपने बढ़िया से पढ़ लिया है, बेल बॉन्ड वाला बात है, इसलिए बढ़िया पढ़े रहेंगे पिछला, तो अगला में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यदि धारा 73 के अधीन प्रतिभूत नहीं ली गई है, इसकी प्रतिभूत ली जाएगी बदमाश आदमी का तो उसे उस मामलों के अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। फिर जिस थाने का रहेगा उस थाने का मजिस्ट्रेट यहाँ होते हैं, वहां उसको भिजवा दिया जाएगा, फिर यहां से कायदे से दूसरी बैन में उसको भेजा जाएगा। तो लिखिए पैरा चेंज करके, उपरोक्त व्यक्ति जब गिरफ्तार किया जाता है, उपरोक्त व्यक्ति जब गिरफ्तार किया जाता है तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा।
तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा। वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा। वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहीं पर थोड़ा सावधान आप रहिएगा। अन्य व्यक्ति जब गिरफ्तार करेगा तो वह प्रतिभूति वगैरह नहीं ले पाएगा। यहाँ पे आप सोचें कि हम अरेस्ट कर रहे हैं, हम इससे प्रतिभूति लें और इस बॉन्ड वगैरह को मजिस्ट्रेट के पास भेजें, तो नहीं, वो व्यवस्था नहीं दी गई। देखिए आगे लिखा है, हवाले मतलब समझे, कस्टडी में दे देगा। फिर आगे लिखिए, जो यदि धारा 73 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है, जो यदि धारा 73 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है, जो यदि धारा 73 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है, तो उसे अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। तो उसे अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें 75(3) डाल दो। 75(3) जब किसी व्यक्ति को वारंट के अधीन पुलिस अरेस्ट करती है, तो क्या पुलिस उसे बेल पर छोड़ सकती है? तब बताइएगा 73, तब बताइएगा 436। दोनों में छोड़ने का पावर उसको है। इवन 437 में भी है, लेकिन आप 73 बता दीजिएगा, सबसे अच्छा आपका है 73 पे, क्योंकि इसमें लिखा भी है बेल बॉन्ड भरा करके छोड़ सकते। वारंट वाले में बिना वारंट का नहीं है, ये वारंट वाला है, ये वारंट का है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें इंडोर्समेंट रहेगा। ध्यान दीजिए। देखिए, इट मे बी पॉसिबल यहां से जो दूसरा भी वारंट दिया, जो नदी में कूदा है, उसको भी कह सकते हैं आप इसको जमानत पर छोड़ दीजिए। जिसको ले जाया जा रहा है वो बहुत हार्ड क्रिमिनल नहीं है, बस इतने किया है, लगातार अपने फ्रेंड को कोचिंग में थप्पड़ मारा है, इतने किया है बस। मतलब पहले दिन मारा, दूसरे दिन मारा, तीसरे दिन मारा, वो देखना चाहता है हम कितने थप्पड़ पे नैनी जेल देख सकते हैं। इतने तो किया है, लेकिन जब यहां से उसको उस दिन ले जाने लगे, अब वो डर गया, इतनी गर्मी में नैनी जेल। अब पुल के ऊपर जुगाड़ लगा के भाग गया। ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। बहुत बड़ा आदमी नहीं है, बहुत हार्ड क्रिमिनल नहीं है, सिंपल हर्ट किया है, सिंपल हर्ट में थप्पड़ ही मारा है, बहुत बड़ी इंजरी भी नहीं है, तो कह देंगे जब मिलेगा छोड़ देना, उसको चेतावनी दे देना। ये हो गया 73 वाला केस जैसे। लेकिन थोड़ा ज्यादा बदमाश है, वो थप्पड़ नहीं मारा है, थप्पड़ भी मारा और सोने का कंगन भी निकाल लिया, इसको ले चलेगा अंगूठी बनवाए, ये तुम्हारे काम का नहीं। अब तो फिर गड़बड़ मामला, अराजकता, गुंडई पूरा, ये दिक्कत है। या उनको धमकी दे रहा, कल से कोचिंग में दिखना मत, अपनी कोचिंग है, कल से दिखना मत। अब ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं हार्ड ज्यादा अपने के पावर दिखा रहा है, अब इसको इस पे नहीं छोड़ा जाएगा। अब जज साहब देखना चाहेंगे ये व्यक्ति है कौन, जरा हम भी देखें,
अगर छोटा मोटा बंदर होता, एक आध फल खा के भाग गए होता तो नहीं रावण कहता जनाब देखे कौन सा आदमी है, इतना हमारे बेटे तक मार दिया, देखा जाए तो हार्ड आदमी काफी हो गया। इसीलिए रावण कहा था हनुमान को, हमको दिखाइए ये कौन आदमी है जो मेरे बच्चे को मार दिया, जो पूरी दुनिया को हम हिला दे रहे हैं, ये कौन है मार दिया। तो देखना चाहता है मजिस्ट्रेट भी, लाइए आप इसको पुलिस वाले पकड़ करके, फिर पकड़ करके लाया जाएगा। फिर मजिस्ट्रेट साहब उसको बोलेंगे भाई क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हो। ये आपने पढ़ लिया 75। इसके आगे देखिए पैरा चेंज। पुलिस गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करते समय, पुलिस गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करते समय यदि अभियुक्त अपेक्षा करता है, यदि अभियुक्त अपेक्षा करता है, यदि अभियुक्त अपेक्षा करता है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा, वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा। वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा। ब्रैकेट में लिख देना 77। ये तो गिरफ्तारी का वारंट है। इलेक्शन के पहले आप जिस रोड पे चल रहे हैं तो कहीं न कहीं 10-20 पुलिस खड़ी रहती थी, आपकी गाड़ी को रुका रही है और उनसे पूछे क्यों रुकवा रहे हो, हम आपकी डिग्गी देखेंगे। तो हमारी भी एक जगह रुकवाई चित्रकूट में, हमने कहा क्या क्या देखेंगे, कहा वो पैसा वैसा, इलेक्शन है चेकिंग हो रही, कोई पैसा तो नहीं ले जा रहा है। तब मुझे याद आया सही कह रहे हैं, पेपर में रोज आ रहा था 1 लाख मिला, 1.5 लाख मिला इनकी गाड़ी में, इनकी गाड़ी में। अब जरा सा बताइए किसी पुलिस वाले से कोई आज तक वारंट मांगा, आप तलाशी का वारंट दिखाइए, क्योंकि एक जनरल ऑर्डर होता है और यहाँ का नहीं रहता है, वो वहां से रहता है निर्वाचन आयोग का, वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं रहता, वो निर्वाचन आयोग का रहता है कि किसी पैसे वैसे का उपयोग कहीं पर ना होने पावे। अभी आप देखिएगा 2025 का जब एक कुंभ चलेगा, यहां भी होता है, यहां भी जांच चलती रहती है, क्योंकि यहाँ वहां तो एक एक बोरी, यहाँ 4-4 बोरी पैसा लेके आते हैं लोग, पूरा भर भर के लाते हैं पैसा और यहाँ पर देते हैं एक दूसरे। तो ये 77 आपने लिख दिया, आगे ब्रैकेट में 77 लिखिए, पैरा चेंज करिए। गिरफ्तारी के वारंट के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को शीघ्र न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। गिरफ्तारी के वारंट के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को शीघ्र न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। शीघ्र न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। अब यहां पर शीघ्र क्या होता है, उस गुणा गणित याद है वसुधा? शीघ्र का मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड, कैसे काउंटिंग होगी?
24 घंटे प्लस जहां पर वहां पकड़ा गया है, जहां अदालत है वहां आने जाने का समय, यही इतना आप रख सकते हैं, बाकी आप नहीं रख सकते हैं। यही इतना आप रख सकते हैं इतना। इसको याद रखना दिमाग में, बिना लिखे याद रखना, लिखे उखे नहीं याद होगा ये। जब अरेस्ट किया है आपने, गिरफ्तारी का मेमो बनाया, गिरफ्तारी का मेमो बनता है, उस टाइम से लेकर के 24 घंटे के भीतर, और जैसे ही 24 पूरा हो, वहां से न्यायालय में ले जाने का जितना समय लगे उतना, केवल इतना ही समय पुलिस उसको अपने पास रख सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा रखती है तो कारण लिखना पड़ेगा। अब कारण बड़ा विचित्र विचित्र होगा। पुलिस का हाथ लगते ही कितने लोग बेहोश हो जाते हैं। रास्ते में 2-3 बोतल ग्लूकोज चढ़वा रहा है, 3 बोतल चढ़ने में आप कितना टाइम लगेगा जानते ही, 3 घंटा और लग गया। तो कर्नलगंज से यहां तक लाने में 3 घंटा उसको बेली में रखना पड़ा। अब 15 मिनट का रास्ता है, मजिस्ट्रेट साहब गरमा गई, ये क्या 15 मिनट साहब, उसमें 3 बोतल ग्लूकोज भी है, 3 घंटा और। तो वही है कि अगर कोई ऐसा समय है उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, वरना आपको अनावश्यक विलंब नहीं। ग्लूकोज वाला आवश्यक विलंब हो गया, उसको आप टाल ही नहीं सकते। स्वास्थ्य का अधिकार मूल अधिकार है। कौन से केस में कहा गया? हाँ, कटार, कटार टू कटारा, परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसलिए उसके स्वास्थ्य के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हो कि मजिस्ट्रेट के आदेश से ही ग्लूकोज चढ़ेगा, ऐसा नहीं। तो ये लाइन आपके पास महत्वपूर्ण हो गई कि जो व्यक्ति अरेस्ट किया जाए उसको अनावश्यक विलंब, मतलब तत्काल आप उसको जज साहब के पास लेके जाइए। 78 ब्रैकेट में लिखना, 78 BNSS। लेकिन मेन चीज तो लिखाया ही नहीं गया, मौखिक पढ़ा दिया गया, ये तो धोखा हो जाएगा ना। ब्रैकेट में वहां लिखिए, पैरा चेंज करके, ऐसा विलंब किसी भी दशा में, ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। देखिए, कभी कभी व्यवहार में पूछ लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, विशेषकर रिमांड में पूछ लेते हैं। राजस्थान वाले ज्यादा पूछते हैं, एग्जैक्ट एकदम बताइए। जैसे पूछ रहे हैं ये 24 घंटा कब से जोड़ा जाएगा, 15 दिन कब से जोड़ा जाएगा। जैसे कहता नहीं कि रिमांड पर हम मजिस्ट्रेट से रिमांड ले लिए हैं, तो वह रिमांड 15 दिन किस तारीख से जोड़ा जाएगा, कब से शुरू होगा, वो 15 दिन की वजह कब से शुरू होगी, वो सब पूछते ही। अब आप लोगों में दिक्कत क्या होती है, बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जल्दी ना करिए, आप आराम से समझिए। अब जल्दी और थोड़ा सा अंतर होता है 10-5 मिनट का। चलिए आगे लिखिए। गिरफ्तारी, पैरा चेंज करके, गिरफ्तारी का वारंट
भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। ये प्री का सवाल है, इसमें विश्व नहीं आया है, भारत ही आया है। नाइट पहुंचा दो अमेरिका तक, कहीं पकड़ लेंगे हम। भारत शब्द आया है 79, लिख दो 79। आप खोलिए 112, 112। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन ए कंट्री आर प्लेस आउटसाइड ऑफ इंडिया। यानी भारत के बाहर जो है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं, और यही स्थित भारत से अंदर, बाहर से अंदर, अंडरलाइन कर देना, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है। अनुरोध पत्र, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, भारत के बाहर या बाहर से भारत में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होगा। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मोटी मोटी बात आप है कि भारत से बाहर या बाहर से भारत में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया जाता है। ये वारंट नहीं देंगे, रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, गुंडई के बल पे नहीं। जितना गुंडई जाके लंकम करके आए थे उतना नहीं कर पाओगे आज के तारीख में। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, हम आपके रिक्वेस्ट करते हैं, हम देखना चाहते हैं जरा सा, कौन था ना, नदीम श्रवण, कहानी आप पढ़िएगा, नदीम श्रवण पकड़े गए थे ना,
तमाम लोग यहाँ से मर्डर वगैरह करके भाग जाते हैं बाहर, और उस देश से भारत के संबंध एक्स्ट्राडिशन प्रत्यर्पण के नहीं रहते हैं। जब प्रत्यर्पण के नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम प्राय वहीं ये भागते हैं, जैसे सोना लेके भागा था पाकिस्तान। अब आपका है क्वेश्चन, गिरफ्तार अगर किया गया उसके बाद की प्रक्रिया। आप आइए 82 पे। प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ ए पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशू। गिरफ्तार के अधीन अगर किसी व्यक्ति को वारंट के अधीन पकड़ा गया है तो उसके बाद की प्रक्रिया 82 और 83 में है। आप अलग से क्वेश्चन लिख लीजिए, उसमें जरा देखिए जोड़ा है अभी नहीं पढ़िए, लेकिन वो शामिल है उसमें। चलिए लिखिए फिर भी, पढ़िए इसको। 82 BNSS 82 है, CRPC नहीं। निधि पढ़िए 82। जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसकी गिरफ्तार होने का क्राइटेरिया। पहला, जब गिरफ्तारी के वारंट पर निष्पादन उस जगह से बाहर किया जाता है इसमें उन्हें जारी किया गया, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दशा के सिवाय जिसमें उन्हें न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है, या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से इसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में निकट गिरफ्तारी की गई थी अधिक निकट है, या धारा 73 के अधीन प्रतिनियुक्ति दे ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा। उपधारा 2 उपधारा 2 उपधारा 2 उपधारा 1 में निर्देश किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी व्यक्ति गिरफ्तारी के संबंध में और उन्हें स्थान जहाँ गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है जिले में पदावनीय पुलिस अधिकारी तथा अन्य जिले का ऐसा पुलिस अधिकारी जहाँ गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधारणतया निवास करता है तुरंत जानकारी देगा। 83 पढ़ो। कैसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आश्रयित है तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास अपनी अध्यक्षता में भेजने का निर्देश देगा। परंतु यदि अपराध जमानती है और ऐसा व्यक्ति ऐसी जमानत पर देने के लिए तैयार और रजामंद है जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट जिला अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो जाए या वारंट पर धारा 73 के अधीन निर्देश पृष्ठांकित है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश द्वारा। ये निर्देश पृष्ठांकित याद आ रहा, जमानती वारंट यही है जो लिखा ना 73 के अधीन निर्देश पृष्ठांकित, मतलब जमानती वारंट है। अभी 73 पूरा ध्यान से पढ़ा गया था, उसमें छोड़ देगा तो यह निर्देश पृष्ठांकित है, मतलब अवेलेबल वारंट। फिर आगे व्यक्ति ऐसे निर्देश द्वारा प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है वह मजिस्ट्रेट जिला अधीक्षक या आयुक्त यथा स्थिति ऐसी जमानत पत्र या उनकी लेगा और बंद पत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया। परंतु यह और भी यदि अपराध अजमानती है तो भारत। रुक जाओ यहीं पे, जहां आया परंतु वहां बन गया प्री का सवाल। परंतु का मतलब अब ये दूसरे प्रकार का अभियुक्त है। अगर जमानती है तो 73 अप्लाई कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन अगर अजमानती है तो ब्रैकेट में आप 480 जो देख रहे हैं ना, ये 480 पुरानी CRPC 437 से ही अजमानती मामलों में जमानत कब होगी। तो अगर अजमानती है तो 480 अप्लाई करेगी, यानी अजमानती मामलों में जमानत का प्रावधान जो चैप्टर 35 में है वो अप्लाई करेगा। अब देखिए आगे क्या है, पढ़िए। जमानती है तो धारा 480 के उपबंधों के अधीन रहते हुए
तो धारा 2 इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 73 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली नहीं समझी जाए। देखिए जो अधिकारी हैं, आप देखते हैं, जैसे मैंने एक बार बताया था, नौचंदी एक्सप्रेस में हुआ था एक घटना। इलाहाबाद से नौचंदी जा रही तो रास्ते में विवाद हो गया, बड़ा तगड़ा विवाद हो गया। कोई बहुत बड़ा अधिकारी उसमें बैठा था, उससे और ड्राइवर के बीच में विवाद हो गया था, और वो ड्राइवर को थप्पड़ वगैरह मार दिया था कुछ किसी स्टेशन पे। फिर नौचंदी जब यहाँ से सहारनपुर पहुंची तो सारे ड्राइवर कहे हमें कोई ट्रेन नहीं जाएगी, कोई ट्रेन नहीं जाएगी। वहां पे क्योंकि अरेस्ट वगैरह हुआ, अरेस्ट होने के बाद इसी धारा का इस्तेमाल करके तुरंत छोड़ दिया गया। आप जानते हैं रेलवे की हड़ताल 10 मिनट 15 मिनट चलती है, इससे ज्यादा नहीं चलती। उसी में सब समझौता हो जाता, क्योंकि सारी ट्रेन ठप हो जाएंगी, क्योंकि अनिवार्य सेवा है। तो यही 73 वाली धारा है जिसमें फट 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 पुलिस कप्तान, अभी आयुक्त शब्द आया नहीं, कप्तान साहब हैं, एसपी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, ये सब मिल करके फटाक फटाक उसको छोड़ने की व्यवस्था कर देंगे। बाकी सब चीजें मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे, आवश्यकता होगी अपने बेल कैंसिल करके बुला लीजिए, क्योंकि परिस्थितियां काफी बिगड़ी हुई हैं, सारी चीजें ठप हैं। तत्काल इनको जमानत आप दे दीजिए। तो कौन सा सेक्शन था अभी अभी 83 नहीं, 82 83 दोनों सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहां पर देखिए मुख्य चीज आपको क्या पढ़ना है। जैसे इलाहाबाद के भीतर है, एक है इलाहाबाद से कोई वारंट प्रतापगढ़ कुंडा को जाएगा, तो इसका मतलब प्रतापगढ़ जिला लग गया। और एक वारंट है यही शहर के भीतर, यहां से सोराव जाएगा, तो दोनों में फर्क हो गया। सोराव इलाहाबाद जिले के भीतर है और कुंडा प्रतापगढ़ जिले के भीतर है। अब प्रतापगढ़ के भीतर के जिले के शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां के एसपी, पुलिस कप्तान वगैरह उन सब की होगी। पहला तो ये 82 में इसी की चर्चा की गई है। आप देखिए इसमें लिखा है, जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले के बाहर किया जाता है, अर्थात कुंडा प्रतापगढ़ वाला जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वारंट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है। तो कभी कभी बॉर्डर ही रहता है, जैसे आप ले लें चाकघाट, थोड़ा सा नजदीक अगर है, 30 किलोमीटर के अंदर है, तब अपने जिले में आप भेज दीजिए, उस मजिस्ट्रेट के पास भेज दीजिए कि अंदर है, या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त से जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई है, निकट है या 73 के अधीन प्रतिभूत ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट, अधीक्षक, आयुक्त के पास ले जाया जाएगा। कुल मिला के अगर दूरी ज्यादा है तो आप वहां ले जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास। कुल मिला के इसकी गिरफ्तारी ज्यादा देर नहीं चलनी चाहिए, नजदीक व्यक्ति के पास आप ले जाइए, इसकी जमानत करवा दीजिए। और 83 में क्या है, आइडेंटिफाई करना, अभियुक्त वही है कि नहीं है जिसको गिरफ्तार किया गया है, दूसरे को न गिरफ्तार करिएगा। तो यदि गिरफ्तार किया व्यक्ति वही प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आश्रित है, तो अभिरक्षा में आप वहां पर भेज दीजिए। जमानती अपराध है तो जमानत होगी, अजमानती है तो तब भी जमानत होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंडीशंस दी गई हैं। वह कंडीशंस क्या है, वही जो आपने पढ़ा है, अवयस्क हो, बच्चा हो, अत्यधिक बूढ़ा हो, स्त्री हो, वगैरह वगैरह। तो यह आपको पढ़ाया जरूर गया है आपके व्यक्तिगत ज्ञान के लिए। अब आप अगला क्वेश्चन लिखिए जो आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यायालय किन दशाओं में बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा और कुर्की जारी कर सकता है? न्यायालय
किन दशाओं में BNSS के अंतर्गत उद्घोषणा एवं कुर्की जारी कर सकता है? उद्घोषणा एवं कुर्की का आदेश जारी कर सकता है। Circumstances under which proclamation and attachment, circumstances under which proclamation and attachment can be made under the BNSS 2023, circumstances under which proclamation and attachment can be made under the BNSS 2023। जब आप किसी के ऊपर कोई FIR करेंगे, FIR करने के बाद ये होगा, इसके बाद पुलिस रिपोर्ट आ जाएगी। पुलिस रिपोर्ट के बाद जज साहब संज्ञान लेंगे। संज्ञान के बाद 227 में अभियुक्त के पास जाएगा, आप जरा आइए, आपका ट्रायल किया जाए। वो नहीं आएगा, फिर वो यहीं से नहीं मिल रहा, यहीं से ही नहीं मिल रहा, धीरे धीरे ऊपर से ही नहीं मिला। FIR हुई, FIR के बाद अन्वेषण में भी गायब रहा, अन्वेषण में नहीं आया, पुलिस रिपोर्ट पेश हो गई, संज्ञान भी ले लिया गया। अब बुलाया जरा, अब भी आ जाओ बेटा, अगर कहीं पे हो अब भी मिल जाए तो आ जाओ, लेकिन अब भी नहीं आ रहा हुआ। परिवाद में भी स्थिति हुई, परिवाद किया गया, जांच हुई, परिवाद सही पाया गया, उसको बुलाया जा रहा है, आइए आपका ट्रायल किया जाए, नहीं आ रहा है। कैसे उसको ढूंढा जाए? उसको ढूंढने का तरीका फिर अपनाया गया, यही जो आप इस समय आप पढ़ रहे हैं। अर्थात जहां भी हो, किसी भी कोने पे हो, आप आ जाइए, बेटर यही होगा। और अगर नहीं आते हो तो आपके खिलाफ हम अगली कार्यवाही करने जा रहे हैं। अर्थात किसी भी अभियुक्त को अगर विधिक प्रक्रिया के अधीन न्यायालय में नहीं आता, कैसे आना चाहिए? सरेंडर करके। देखिए, एक अभियुक्त होता है, वो अपराध करके न्यायालय में जाकर के अपने को हाजिर कर देता है, पुलिस स्टेशन में जाकर के हाजिर कर देता है। इसमें अपने स्वयं सामने से देखा हूं। जिस मोहल्ले में हम इलाहाबाद में रहते थे, फावड़े से एक मर्डर किया आदमी,
फावड़े से एक स्टूडेंट का मर्डर किया, ताराचंद का स्टूडेंट था, उसका मर्डर किया, ताराचंद हॉस्टल का, उसका मर्डर किया ईश्वर शरण के पास, मर्डर करके कर्नलगंज में आके सरेंडर कर दिया कि आप हमें जेल भेज दीजिए। ऐसे तमाम जगह लोग सरेंडर कर देते हैं जाकर के। सरेंडर क्यों करते हैं? प्रायश्चित करने के लिए, हमने जो किया सही किया है। तो ऐसी दशा में जब मर्डर कर देते हैं लोग, जैसे वो दशरथ पासवान वाले केस में, वहां पे आईपीसी ने नहीं पड़ा, पत्नी को मार दिया, सोते हुए पत्नी को मार दिया इस तरीके से। तो ऐसे लोग न्यायालय में सरेंडर कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति न्यायालय में सरेंडर नहीं करते हैं, कानून को चकमा देते रहते हैं, तो फिर कानून उनके लिए 84 के अधीन उनके खिलाफ पॉइंट आउट करता है कि आपको हम अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, इतने दिन के भीतर आ जाइए। ये डिमार्केशन एक दे देता है, इतने दिन के भीतर अगर आप नहीं आते हैं तो हमारा अगला स्टेप फिर शुरू हो जाएगा। यानी उन पर दबाव डालते हैं। अपराध के बाद अभियुक्त को भागना स्वाभाविक है। ये कैसे पता चला? एविडेंस धारा 8 यही बोल दीजिएगा, आचरण होता है। एविडेंस की धारा 8 आचरण होता हो भागेगा। और अगर अगर कोई व्यक्ति गलत भी है, आप उसकी गलती देखेंगे तो उसका चेहरा लाल हो जाएगा, सब एविडेंस में है, कंडक्ट उसका है, तो कंडक्ट है वो भगेगा ही भगेगा ही भगेगा। और अगर खड़ा भी हो जाएगा तो दांतों चियारेगा इधर से, देखिए हम गलती किए हैं, और एक है तो भाग जाएगा वहां से। 82 उसी भागने वाले अभियुक्त के बारे में है जो यहां पर नहीं आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा है। न्यायालय सम्मन जारी किया, न्यायालय वारंट जारी किया, न्यायालय सम्मन जारी किया, न्यायालय वारंट जारी किया, फिर अरेस्ट वारंट जारी करे, पकड़ करके लेके आइए, जाकर के पकड़ करके लेके आइए। और फिर पकड़ में भी नहीं आएगा तब कहेगा ठीक है, तुमको हम 30 दिन का टाइम देते हैं, भारत के किसी कोने में हो तो आप आ जाइए, न्यायालय में हाजिर हो जाइए। भाग आदमी है तब भी नहीं आता है। कांग्रेस के एक थे महोदय, वो अपनी पत्नी को तंदूर में जला के मारे थे, अब नाम इस समय थोड़ा मैं याद नहीं आ रहा हूं, तंदूर में जला के मारे थे, और भागते भागते जाके चेन्नई से अपनी एंटीसिपेटरी बेल ले लिए थे, पता नहीं कैसे, नहीं अरेस्ट स्टे ले लिए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, तुरंत रद्द कर दिया गया। अब ऐसे लोग वैसे ही भागते रहते हैं और फिर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लेकिन ध्यान एक ही रहना चाहिए, गिरफ्तारी का वारंट पहले जाएगा, फिर जाकर के अगला स्टेप आएगा प्रोक्लेमेशन का, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 21 के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पहले तो फरार होंगे, फिर फरारी की घोषणा की जाएगी, उनको टाइम दिया जाएगा, फिर वो नहीं आएंगे, फिर उनकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी, अटैच किया जाएगा, अटैच करके बेचा जाएगा, बेच करके दूसरे व्यक्ति बेच करके वहां पर रखा जाएगा, फिर वो अपना अगर आते हैं तो ले सकते। आपकी अगली क्लास इसी पे पूरी रहेगी, 82 और 84, 80